I welcome everyone and Sumiji, are you there? I will welcome everyone on this platform who will view the same on a YouTube channel in future. And I welcome Anuj Kakkarji on the platform to answer the queries in our query GST query dialogue, which we organize on every Thursday. So further from Team Casa side, I welcome all the viewers, and we will try Anuj and I will try to answer the queries of each and every person out here, and we will try to answer the same in best possible manner as per our knowledge. To take a charge and start answering the query which are reflecting on a chat box. And for I also request Anuj to give some words on the important topics, highlights which are going on in the GST, as he think is required and mandatory for the fraternity to know about. Thank you. I welcome Anuj ji. Anuj ji, आपका स्वागत है टीम कासा की तरफ से on the platform. Thank you, Ankit ji, बहुत for this wonderful opportunity. This is the second time I'm coming on the platform. इतना ज़्यादा learning होता है कि एक बारी आके रहा नहीं जाता, तो this is the second time I'm coming here. Like Ankit ji said, एक बहुत important topic है. Section बहुत छोटा सा है पर importance बहुत ज़्यादा है, practical issues बहुत ज़्यादा हैं, और वो है cancellation of registration. आजकल काफ़ी issues आ रहे हैं. अभी amnesty scheme आई थी after the GST council meeting, तो काफ़ी सारे डीलर्स जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था वो अब रिटर्न्स भर के टैक्स पे करके दे वांट टू कम बैक इनटू द सिस्टम. पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऑफिसर्स, या आई थिंक एज फार एज नो पोर्टल आल्सो इज नॉट अलाउइंग, अगर आपके मोर देन 90 डेज हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका जीएसटी लेट्स से दिसंबर या जनवरी में कैंसिल हो गया, तो उसको पोर्टल रिवोकेशन अलाउ नहीं कर रहा. तो अब दो चीजें हैं. एक तो टैक्स पेयर के पास क्या इंसेंटिव है कि वो कैंसिल रजिस्ट्रेशन पूरा टैक्स भरे, और फिर जब उसको रिवोकेशन नहीं मिलेगा he'll have to again apply for a new number. एक तो ये प्रॉब्लम है जिससे एमनेस्टी स्कीम में जो जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ पाता. और दूसरा उन टैक्स पेयर्स का जो टैक्स भर चुके हैं और वो कहते हैं कि अब हम रिवोकेशन का कैसे करें. अब इसमें जब मैं एक्ट की बात करता हूँ तो एक्ट तो आपको 30 डेज देता है और साथ में कहते हैं 30 डेज एडिशनल कमिश्नर और अनदर 30, मतलब 30 + 30 + 30 90 डेज की आपके पास लिमिट है. हम लोग व्हाट आई हैव सीन कि पहले आपको 90 डेज के बाद भी अलाउ कर रहा था पोर्टल, फिर 90 डेज का लिमिटेशन आ गया. अब ऑफिसर्स प्रैक्टिकली आपको आई थिंक पोर्टल, एंड अंकित जी कैन ऐड, आई थिंक पोर्टल अब 30 डेज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, राइट अंकित जी? आप म्यूट में है सर. सर पोर्टल 30 डेज ही ले रहा है. पोर्टल पहले अलाउ कर रहा था और एज ऑन द डेट मेरे अकॉर्डिंग 30 डेज ही है. राइट. तो एक तो देखिए पोर्टल आपको 30 डेज कर रहा है जबकि लॉ आपको 90 डेज, मतलब 30 + 30 + 30 90 डेज दे रहा है. इसका मतलब एक ये है कि पोर्टल के अंदर फंक्शनैलिटी है टू एक्सेप्ट दोज एप्लीकेशंस. तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि अगर आपको 30 डेज हुए 90 डेज नहीं हुए तो आप अपने जुडिशनल ऑफिस में एक लेटर दे दीजिए कि इसके हिसाब से आपको एक्सटेंशन दी जाए और जो भी रीजन था कि आपको अप्लाई करने में लेट हो गया. अगर बाई चांस किसी के 90 डेज से भी ज्यादा हो गए हैं, तो मैंने प्रैक्टिकली एक ऐसा केस हम लोग ने हैंडल भी किया है. आप अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मिलिए, दे हैव अ प्रोसेस मैनुअल, आप उन्हें रिक्वेस्ट फाइल करते हैं लेटर, दे हैव अ प्रोसेस जहाँ पे 90 डेज के बाद भी वो आपकी रिवोकेशन अलाउ कर सकते हैं. दे कैन एट द बैक एंड वो आपका पोर्टल रीओपन कर सकते हैं रिवोकेशन एप्लीकेशन के लिए. तो एक ये अभी बिकॉज काफी सारे डीलर्स एमनेस्टी में आ रहे हैं, काफी क्रिटिकल एक पॉइंट था. और इसके सिवा एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट है जो I'll just share एक्सपीरियंस. अभी मैं अंकित जी से बात कर रहा था सस्पेंशन को लेके. कैंसलेशन से पहले सस्पेंशन हो रही है, अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो सस्पेंड कर दिया जाता है पर कैंसिल नहीं करा जाता. अब कैंसिल और सस्पेंड आप ई वे बिल नहीं जनरेट कर सकते. आप जहां भी आपका जो कस्टमर है, जो आपका वेंडर है, उन्हें पता लगता है कि आपका कैंसल्ड है, तो जो ब्रांड की परसेप्शन होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डैमेज होती है, उसको हर्ट होता है, इंजरी होता है. तो जहाँ सस्पेंशन है आप ऑफिसर से फॉलो अप कीजिए. मैं प्रैक्टिकली भी एक अंकित जी से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, अगर आप फॉलो अप करें तो
दे टिपिकली सस्पेंशन को या तो रिवोक कर रहे हैं या फिर वो आपको फिर कैंसिलेशन का जब शो कॉज देते हैं, फिर एटलीस्ट यू हैव अ वे, आप उसमें नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं, कैंसिलेशन या रिवोकेशन कर सकते हैं। बट सिर्फ सस्पेंशन का जो स्टेज है उसमें कोई रिवोकेशन भी नहीं फाइल होती। वो जो सस्पेंडेड है इट इज एज गुड एज कैंसल्ड इन द सेंस कि आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते और कोई रिवोकेशन भी नहीं फाइल कर सकते। तो आप बीच में कहीं बीच मझधार लटक जाते हैं और आपको उसका कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलता। तो विद दिस माय ओनली पॉइंट इज, अभी अगर किसी का कोई केस है 90 डेज से ऊपर, आप उसमें हार मत मानिए, आप ऑफिसर से मिलिए एंड वो आपको एक प्रैक्टिकल वे आउट उसमें डेफिनेटली कुछ निकाल के दे देंगे, बिकॉज ऑफिसर्स आर वेरी कोऑपरेटिव और वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। विद दैट अंकित जी, आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द क्वेरीज। जी जी जी, आज पार्टिसिपेंट्स लग रहा है मुझे काफी कम है, बट जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विन जी इज देयर एंड सिंस द पार्टिसिपेंट्स आर लेस, so I allow to unmute. We allow them unmute and let's discuss the query one to one instead of या परफेक्ट, getting it query done from a chat box. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बहुत We अच्छा welcome रहेगा। Ashwin ji. We welcome Ashwin ji to ask the query and we try to get it sorted out, sir. अश्विन सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? लेट्स टेक द क्वेरी। अश्विन जी शायद नहीं, आई कोई थिंक इशू सर, आ रहा है शायद। राइट, हम आई थिंक क्वेरी वो, ले लेते हैं, हम क्वेरी जी। ले लेते हैं। कैजुअल डीलर टेकन रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट एज एग्जीबिटर can claim refund of the ITC on the goods sold in the exhibition. Definitely, sir. He is allowed to take the ITC. Okay, I think he's There is a need for the period for which you have taken the casual registration. For which you have taken the casual registration. Reclaim of ITC. Reclaim of ITC will not be matched with 2A 2B. What will be the remove? सर फर्स्ट क्वेरी जो मैं समझ पा रहा हूँ, अश्विन जी आप बताइएगा, कुछ और एड ऑन करना हो तो। आपने कहा जी कैजुअल डीलर ने रजिस्ट्रेशन लिया दूसरी स्टेट में फॉर द एग्जीबिशन, तो सर उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये होता है, आपको एडवांस में जीएसटी पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, विच इज द एस्टिमेट एंड दैट एस्टिमेट इज on the net liability. What is net? Net is output minus ITC, not only the output. So it is very well allowed that you will claim the ITC. There is no doubt at all. Now your second query, I request Anuj ji to answer the same. मैंने पढ़ते पढ़ते ही आंसर कर दिया, तो आई रिक्वेस्ट अनुज जी टू टेक द सेकंड क्वेरी। रीक्लेम ऑफ आईटीसी विल नॉट बी मैच्ड राइट। विद 2A 2B. तो क्वेरी अश्विन जी का, रिक्लेम ऑफ आईटीसी विल नॉट बी मैच्ड विद 2A or 2B, व्हाट विल बी द रेमेडी and in which GST or 3B column such reclaim of ITC be required to be shown। तो सर इसका जब आप रिक्लेम की बात करते हैं, रिक्लेम के ऊपर आपकी टाइम लिमिट जो है सेक्शन 16 की वो अप्लाई नहीं करती, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम क्लेम नहीं कर रहे। जो आपकी टाइम लिमिट है फर्स्ट टाइम क्लेमिंग में सिर्फ अप्लाई करती है। तो इसका सर रेमेडी यही है कि अगर आपका कोई क्रेडिट रिवर्स हुआ है तो जब आप उसे रिक्लेम करें तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा अलग से, और अगर आपको ऑफिसर पूछते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने रिक्लेम करा। एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि जब आप रिवर्सल करें तो आप रिवर्सल को नेट ऑफ अवेलमेंट मत कीजिएगा, आप रिवर्सल को अलग से 3B में दिखाइएगा। तो उससे क्या होगा, जब आपने लेट से अगर 100 रुपीज का भी रिवर्सल अपनी 3B में दिखाया है और जब आप रिक्लेम करते हैं तो आप 100 या उससे कम करेंगे, तो आप ऑफिसर को आप एक ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट होगा कि लुक मैंने इस 3B के अंदर इतना अमाउंट रिवर्स किया था और जो मैंने रिक्लेम करा है वो जो अमाउंट रिवर्स किया उससे कम ही रिक्लेम करा है, मतलब मैंने उसी में से ही इसको रिक्लेम करा है। तो वो आपके केस को मेरे व्यू से आई थिंक आपको काफी हेल्प करेगा। तो अदरवाइज आई डोंट कोई ऐसा रेमेडी एज सच रिक्लेम, बिकॉज अलग से 2A 2B का रिक्लेम में कुछ अलग से नहीं आएगा। तो ओनली थिंग सर अब आप जब भर रहे हैं उसको तो 3B में रिवर्सल अलग से दिखाइए ताकि रिक्लेम आप उससे मैच कर सकें। और एज फार एज आई नो रिक्लेम का कोई अलग से कॉलम नहीं है, अंकित जी कैन ऐड। वो नॉर्मल आपका जो ऊपर टेबल जो टेबल 4 में ऑल अदर आईटीसी में या अगर आरसीएम है तो आरसीएम जो भी आपका केस है उस हिसाब से उसमें जाएगा। बट एज फार एज आई नो आईटीसी के लिए कोई स्पेसिफिकली आपका रिक्लेम का कॉलम नहीं है। अश्विन जी इज विद अस। अश्विन जी प्लीज आप अगर थोड़ा सा इलेबोरेट कर पाए। अश्विन जी वेरी गुड। बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ अनुज जी से। रिक्लेम का कोई ऑप्शन नहीं है, बट जब आप रिक्लेम करेंगे तो होगा क्या, जिस मंथ में आप रिक्लेम करेंगे उस आईटीसी को, तो हो सकता है वो
रेड कलर मार्क हो जाए, because that is more than what the government has allowed. So don't worry about that. What the law says, what is allowed, you can claim that credit. अश्विन जी आपने रेज हैंड किया है, प्लीज मैं आपको मौका देता हूँ, आप प्लीज बोले सर। हेलो। हाँ जी अश्विन जी, वी please. कैन हियर यू। हाँ सर, जो मेरा पहला कैजुअल डीलर का जो क्वेश्चन था उसमें आपने बताया कि आईटीसी यूज कर सकते हैं आप। जी, लेकिन इसमें क्या होता है कि मेरे को एडवांस टैक्स भर देना पड़ता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द टाइम ऑफ टेकिंग द बिफोर द टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। जी सर। तो मेरा दूसरा स्टेट में जो आईटीसी पड़ा है वो मैं उस स्टेट में कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ? आपने बताया कि यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं दूसरे स्टेट में कैजुअल डीलर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। अश्विन सर, मैं इसका आंसर करना चाहूंगा। मैं ये पूछता हूँ सर, जो गुड्स आप कैजुअल रजिस्ट्रेशन ले लिया, एग्री करता हूँ सर, आप कैजुअल रजिस्ट्रेशन करके वहां पे एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तो आप वहां गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, जब भी आपकी लायबिलिटी बन रही है सर। तो वो जो आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो वो गुड्स आप कहीं ना कहीं से तो बाय कर रहे होंगे, या तो आप सीधे उस रजिस्ट्रेशन पे बाय करेंगे, या फिर आप अपनी जो मेन ऑफिस है वहां से उन गुड्स को ट्रांसफर करेंगे। तो आप गुड्स ट्रांसफर करेंगे तो उसका बिल काटेंगे सर, जिसका आईटीसी आपको नहीं, क्लेम करना। एग्जीबिशन में तो सर बिल प्लीज काटना ही नहीं होता है ना। एग्जीबिशन में मैं ही यहाँ से मेरी एचओ से दूसरे स्टेट में ले जा रहा हूँ और वहां पे जी, एग्जीबिशन में सेल आउट कर रहा हूँ, तो वहां तो बिलिंग होगा ही नहीं ना सर। तो आप उसको सेल बिल्कुल और सर, रिटर्न बेसिस पे ले जा रहे हैं सर? हाँ, अगर वहां पे एग्जीबिशन सेल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं वापस ले आऊंगा। बिल्कुल सर, आप वापस लेके आइए। आप जब बेसिकली रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आप मिनिमल पे कीजिए। जैसे आपने बिल काटा वाइल यू आर बेसिकली, जब आप यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं माल, तो आप बिल काटेंगे। या फिर अगर आप ऑन अ बेसिस ऑफ ऑन अप्रूवल बेसिस लेके जा रहे हैं, तो उसका कोई जीएसटी इंपैक्ट नहीं है, आप ई वे बिल जनरेट करके डिलीवरी चलान के थ्रू वापस ले आएंगे। अगर आप इनवॉइस काट के लेके गए हैं, तो आप क्या करेंगे सर उसका क्रेडिट नोट बनाए और इन्वर्ट का वो मार देंगे, तो आईडी ऑफ हो जाएगा आपका। आपने सपोज आपकी ब्रांच एक्स है और आप वाई स्टेट में आप एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, आपने वाई स्टेट का रजिस्ट्रेशन लिया। मेरी आवाज आ रही है अनुज जी? ठीक, जी राइट जी राइट जी। राइट जी। आपने वाई स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया। आपने रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपने 100 रुपए टैक्स पे कर दिए फॉर एग्जाम्पल। आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपकी एग्जीबिशन हो गई, सपोज कुछ भी माल आपके नहीं सोल्ड हुए, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रेज अ क्रेडिट नोट एंड टेक दैट गुड्स बैक, और रिटर्न आप उसकी फाइल कर देंगे, जीरो आईटीसी जीरो आउट का, और आपको सारी रिटर्न फाइल करके वो सरेंडर हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मेरे कुछ गुड्स बिक गए, तो उन गुड्स का आप वहां पे टैक्स पे कर देंगे और बाकी गुड्स को वापस ले आएंगे। आप कहते हैं मैं डिलीवरी चलान के थ्रू लेके गया और डिलीवरी चलान के थ्रू मैं गुड्स ऑन अप्रूवल लेके गया हूँ, तो आप डिलीवरी चलान के थ्रू वापस ले आइए। तो मेरा तो यही कहना है सर। अनुज जी कुछ आई ऐड थिंक, करना हाँ, चाहते हैं? आई थिंक मैं अश्विन जी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं आई थिंक अश्विन जी की जो क्वेरी मुझे समझ आई है। आप सर जब मान लीजिए आप स्टेट ए से स्टेट बी, आप स्टेट बी में एग्जीबिशन करते हैं, जब आप स्टेट ए से स्टेट बी में डिलीवरी चलान पे लेके जाते हैं, तब आप जीएसटी नहीं चार्ज करते, राइट? जब आपका सेल हो जाता होगा, आप वहां पे अपनी जो एडवांस पे करते हैं वो आप सारा कैश कर देते होंगे, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करी तब आपके पास आईटीसी नहीं होता। एम आई राइट अश्विन जी अभी तक? यस यस यस। ठीक है। तो सर इसका आप वैसे देखिए, डिलीवरी चलान पे ले जाना गलत नहीं है, बट आपको बिजनेस में एफिशिएंसी नहीं आएगी। सही आपको ये रहेगा कि आप टैक्स इनवॉइस पे लेके जाइएगा, एंड आई विल टेल यू द रीजन। आप टैक्स इनवॉइस पे स्टेट ए से स्टेट बी में लेके जाइएगा और उधर आईटीसी माइनस करने के बाद आप कैश डिपॉजिट कीजिएगा। अगर आपका उसके बाद सेल कम होती है, तो वो माल आप वापस टैक्स इनवॉइस पे ही चाहे ट्रांसफर कर दीजिए स्टेट ए में, तो आईटीसी घूम के वापस आ जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब आप डिलीवरी चलान पे लेके जा रहे हो सर, आप पहले सारा कैश पे कर देते हो, उसके बाद आप उसको सेल दिखाते हो, और उसका आपका जो आईटीसी है वो आपके पास रह जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी कैश डिपॉजिट कर चुके हो। इस कैश के रिफंड का भी प्रोसेस है, बट वो एक ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में पढ़ने से बेटर है कि हम इस डिलीवरी चलान की रूट की जगह इसको टैक्स इनवॉइस से करें। गलत डिलीवरी चलान भी नहीं है, बट आपका प्रोसेस कम्बरसम है। तो आपका जो आईटीसी, हाँ, लेकिन ये है कि सर आपका अगर आप डिलीवरी चलान करते हैं, आप टैक्स इनवॉइस बाद में रेज करते हैं, मान लीजिए एग्जीबिशन खत्म हो गई, तो जो आपका कैजुअल डीलर है वो आईटीसी ले भी लेगा तो वेस्ट जाएगा। तो यहाँ तो आप डिलीवरी चलान पे भी करते हैं, तो जिस दिन आपकी एग्जीबिशन है एक दिन पहले आप उसको सेल दिखाइए, कुछ कुछ क्वांटिटी में सेल दिखाइए, ताकि कुछ आईटीसी यूज कर पाए, ताकि एंड में जो आपका कैश बैलेंस बचता है आप उसका रिफंड ले पाओ।
आई होप कुछ क्लैरिटी आ रही है अश्विन जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। एक सर आपका रीक्लेम का क्वेरी था, आई थिंक उस पे वी आर क्लियर सर कि रीक्लेम के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं लगती है और यस आपका कोई यस। अलग से कॉलम नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए सर कि 3B के अंदर ना आप रिवर्सल जरूर दिखाना, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है अगर मेरी 100 रुपए की एंटाइटलमेंट है और 20 रुपए का रिवर्सल हम 3B में 80 दिखा देते हैं, 100 - 20, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है जब मैं रिक्लेम करता हूँ तब वो लिंकेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप 80 दिखाने की जगह आप 3B में पहले 100 दिखाइएगा अवेलमेंट, 20 रुपीज रिवर्सल दिखाइएगा, ताकि जब आप बाद में रिक्लेम करते हैं चाहे वो 20 है 20 से कम है, आप उसको एक लिंक बना सके ऑफिसर के लिए, एंड देन यू कैन से कि इसी 20 को ही मैंने वापस रिक्लेम किया है। तो वो आपको हेल्प करेगा आपके केस में। यस सर, थैंक यू। मैं एक नेक्स्ट वाले ले लेता हूँ। A firm is registered under GST, and if he sends his equipment outside repairs, is ITC 04 required to be filed? If ITC 04 is not filed, what will be the consequences? अंकित जी आप लेंगे वाला ITC 04 का जॉब वर्क का? आई थिंक मेरा कहना ये है अश्विन सर, basically ITC 04 is required in case we are sending the goods through delivery challan for a job work, and to sending our capital goods for a repair, as per my opinion, it would not be converted under the job work, and ITC 04 is not required to file it. अनुज जी आप प्लीज ऐड कर दीजिएगा अगर कुछ ऐड करना है। नहीं, agreed sir, agreed. If advance received by the jeweler from a customer every month under a scheme for supply of jewelry after a specific time, in such case when the time of supply trigger. सर एडवांस ज्वेलरी अनुज जी मेरे अकॉर्डिंग गुड्स है, राइट, और एडवांस फॉर गुड्स पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई हिट नहीं होता। जब आप गुड्स को सप्लाई करेंगे उस टाइम पे सर आपका टाइम ऑफ सप्लाई हिट्स होगा और अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी जब भी चार्ज करना पड़ेगा। अनुज जी प्लीज आप ऐड कीजिए। राइट, इसमें सर एक चीज बस थोड़ा सा इसमें आपको ना फैक्ट्स एक्चुअली बड़े एक आपको देखने होंगे। आई थिंक आप जो बात करें जैसे आजकल सारी ज्वेलरीज के अंदर स्कीम्स चलती हैं जिसमें आप एक पासबुक टाइप बनाते हैं और एडवांस डालते हैं और बाद में आपको उसके अगेंस्ट आप उसको रिडीम कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग को जो चीज एग्जामिन करनी होगी, आई थिंक उसके लिए काफी ज्यादा फैक्ट्स होंगे कि ये वाउचर की तरीके से ना बन जाए। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि मैं ज्वेलर के पास एडवांस दूंगा और मैं उससे पैसे वापस ले ही नहीं सकता, मैं सिर्फ उससे ज्वेलरी ही खरीद सकता हूँ उस पैसे की, मैं वो पैसा वापस नहीं ले सकता। तो एक जो चीज एग्जामिन करनी होगी इसमें भी, आई थिंक इसमें ज्यादा फैक्ट्स नहीं है यहाँ पे, आई डोंट नो ये प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं है, बट हम लोग को एक बारी बस ये देखना होगा कि वो जो अगर वो पासबुक की तरीके से, कि जैसे आप आजकल तनिष्क पे जाते हैं उसमें होता है कि आप एडवांस दीजिएगा, उनका गोल्ड हार्वेस्ट करके स्कीम आता है, आप एडवांस दीजिएगा उसके बाद आपको एक पासबुक मिलती है, आप 11 महीने की इंस्टॉलमेंट दीजिए, 12वां महीना वो देते हैं। तो क्या वो पासबुक अपने आप में एक वाउचर बन जाएगी कि नहीं? दैट इज समथिंग विल हैव टू एग्जामिन। बट अदरवाइज वट एवर अंकित जी said, purely simply just because I received advance is absolutely right कि advance in case of goods के ऊपर कोई GST trigger नहीं होगा। I fully agreed sir. सेकंड सर आपकी एक क्वेरी है, आउट ऑफ द 3 bidder for a project development of the airport only one is selected, can another 2 claim of ITC paid for such bid expense? सर as per me वो ITC बिल्कुल अलाउड है, for the business and furtherance of business के अंदर कवर्ड है। ITC 1 to 1 कोरिलेट नहीं करता। ये जरूरी नहीं है कि जो ITC में ले रहा हूँ वो एग्जैक्ट बेसिकली आपका खाली गुड सप्लाई के अंदर ही यूज हो। तो वो ITC आपका अगर बिजनेस पर्पस में यूज हो रहा है for furtherance of business also, then the ITC is also allowed. Absolutely, fully agreed sir, fully agreed. सर आगे जो आप ले लीजिए, आउट ऑफ 2 partners. एक नेक्स्ट क्वेरी आया है, आउट ऑफ 2 partners one has expired, partnership from registration will continue if another partner is appointed later on? To my mind yes, because partnership आपका डिसॉल्व नहीं होता, आई थिंक आप उनको रिप्लेस कर देते हैं as far as I know, तो to my mind आपका कंटिन्यू करता रहेगा। बेसिकली अगर हम लीगल बात करें तो पार्टनरशिप तो आपकी बेसिकली पार्टनर की डेथ हो गई है, अगर आप उसे को नहीं करते हैं तो आपकी लीगल बेसिकली लीगल एंटिटी एज एन पार्टनरशिप इज वॉइड। But if you appoint the partner from the date when one partner has been expired out of 2, then in that case your partnership would be exist, and in GST the days are allowed, I think 30 days are there to do the 15 days are there to do the amendment, and within then 50 days you can do the amendment of the
partnership changes what you have done. संजीव जी की क्वेरी लेते हैं सर. अनुज जी. जी मैं एक बारी क्वेरी पढ़ देता हूँ. There are two registrations of a person under the same PAN and the same state. Manufacturing and services. Both are registered as regular taxpayer. Both activities are fully taxable. 4 years ago, he purchased a machine in manufacturing business. Now that manufacturing business is running very low. So the person wants to merge both the business and claim remaining ITC of about 5 lakh rupees in the manufacturing business in the merged business. Can he do so? Is there any provision for claiming refund of remaining ITC in case of discontinued business? तो सर टू माय माइंड आई थिंक मर्जर के बेस, जब आपका मर्जर होता है तो जितने आपके आईटीसी होते हैं एज ऑन दैट डेट, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उनकी एक स्टेटमेंट बनती है और स्टेटमेंट फाइल होती है, और जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है आईटीसी का वो सारे का सारा ट्रांसफर हो जाता है मर्ज बिजनेस के ऊपर. इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सेक्शन, आई कांट रिमेंबर द सेक्शन नंबर, बट दिस इज अलाउड. अगर आप मर्जर करते हैं तो आपको आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा. एज फार एज क्लेमिंग ऑफ रिफंड इज कंसर्न, सर इसके ऊपर कोई डायरेक्ट सेक्शन नहीं है, बट बहुत सारी जजमेंट्स थी सर्विस टैक्स एरा से लेके अभी तक, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उस केस में उनका जितना बैलेंस आईटीसी है वो आईटीसी का आपको रिफंड मिल जाएगा. अब वो जीएसटी में उस हिसाब उसको कैसे देखा जाएगा इज समथिंग विल हैव टू सी, बिकॉज जीएसटी में एक तो जैसे ही आपका बिजनेस बंद होता है जो स्पेसिफिक प्रोविजन कि जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है और जो आपका आईटीसी है उसे रिवर्स कर देंगे. तो इन लाइट ऑफ दैट प्रोविजन एंड क्योंकि आपका सर्विस टैक्स में कंफ्लिक्टिंग जजमेंट है, कोर्ट्स कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे हमको नहीं पता, बट एज ऑन डेट लिटिगेटिव है. बट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, आपके सर्विस टैक्स की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो इसको अलाउ करती हैं. और एक आपका जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है सर, जब आप डिसकंटिन्यूड बिजनेस करते हैं, जो आपकी क्वेरी से मुझे समझ आ रहा है, ये जो जजमेंट्स हैं सर सर्विस टैक्स की, इसमें असेसी हैड कंप्लीटली डिसकंटिन्यूड हिज बिजनेस, वेयर एज आपका जो केस है अगर आप देखें तो ये जो आपका केस है इट इज मोर लाइक अ केस जहां पे आइक रजिस्ट्रेशन को गिव अप करा जा रहा है बिजनेस और वो एंटिटी कंटिन्यू कर रही है. तो एक वो डिस्टिंक्शन को जब आप माइंड में रख के वो जजमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे तब हम लोग को एक बेटर आंसर मिल पाएगा. एंड मेरी तरफ से यही है सर. अंकित जी. संजीव जी बहुत अच्छी क्वेरी है आपकी. मैं इसमें 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा. एक तो आप आईटीसी 02A के फॉर्म यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट विद इन द सेम स्टेट विद इन द सेम पैन. पहली चीज, अगर आप एक रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं और उसे मर्ज करना चाहते हैं दूसरे रजिस्ट्रेशन में तो वो आप कर सकते हैं, वो अलाउड है. आपके जो गुड्स कैपिटल गुड्स हैं वो सारे दूसरी जगह मर्ज हो जाएंगे, आपके आईटीसी मर्ज हो जाएंगे, एसेट लायबिलिटी मर्ज हो जाएंगे, और वो जो आईटीसी है आपका वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा. आईटीसी 02A के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, आईटीसी 02 के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप. ठीक है सर. और जब आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा. तो आपके जितने भी एसेट हैं सर सोल्ड तो करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, तो कह देंगे मैंने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर लिया और वो रखे हुए हैं ऐसे. तो जब भी आप बेचेंगे या उसे आप डिस्ट्रॉय करेंगे, then at that time the provision of the GST will trigger and accordingly you have to reverse the ITC which you have claimed as per section 17(5). and also if you are selling those goods on a scrap value, then you have to follow the rule according to section 18. You have to pay the ITC, you have to reverse the ITC, or you have to pay the ITC on a transaction value whichever is more considering of the quarter and allowed position. Second thing, with regard to discontinuation of business and with regard to claiming of refund, section 54 is clear enough, which say there is a 2-3 options to claim the ITC which accumulated in case of export. In case of inverted duty structure, it is allowed to claim the ITC. If you want to basically, I welcome Anuj ji basically has said that with regard to the judgment in the service tax, but the GST law is crystal clear with regard to section 54. Still, there's with regard to the law as it has been drafted. So you can claim your right under the article of Constitution, and you can approach to the High Court with regard to these types of refund. Let's see that what the judgment will arrive. At this point of time, I as per my opinion, as per the law,
I will say that will be the cost to you. That will not be allowed as a refund, sir. But if you want to check it out, you can move to a High Court claiming your right under an article of Constitution for the allowance of the IT. Sanjeev ji, we both have answered your query. Now, Anuj ji, Satyendra ji ki query, we are moving forward. I am in a CA profession and registered with GST. I have one commercial property given on rent. I charge GST on rent. Now I got whitewash done by purchasing painting material. Will I get ITC? Secondly, paid labor charges is cash to local painter. Is reverse charge applicable on painting labor charges? Sir, Satyendra ji, these are very simple things. I will explain you. Reverse charge में sir for the paid labor जब unregistered हुआ करता था, section 9(4) हुआ करता था, notified था, तब आपको पे करना था. आज की तारीख में आपको पे नहीं करना. जो लेबर सप्लाई पे RCM की हम बात करते हैं, वो RCM है for the security agency only. That is all, not for other than the security agency. Second thing, you have asked with regard to the ITC with regard to the painting material. As per my humble opinion, I am of the view this is allowed, since as per section 17(5), it is a allowed credit if you have not capitalized, though it is related to the immovable property. So I basically I am handing over to Anuj ji. Please answer if you have any difference of opinion, or we move further to the Ajay ji query. नहीं, आई फुली अग्री सर. अगर आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर आईटीसी ले सकते हैं. एंड रिवर्स चार्ज के लिए अंकित इज एब्सोल्युटली राइट. देयर इज नो कंफ्यूजन कि इट इज ओनली ऑन सिक्योरिटी सर्विसेज. एंड 9(4) का इट वाज आई थिंक विड्रॉन ऑन 13 अक्टूबर 2017. तो उसके बाद आपका अनरजिस्टर्ड वाला इशू नहीं आएगा. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अंकित जी. जी अजय जी क्या? हाँ, तो अजय जी इज सेइंग वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम he's saying we are purchasing goods from agriculture market committee, so no tax is levied at sale point, but the goods are taxable at 5%. So when goods are sent for job work, whether we have to file return ITC4 because no inputs is claimed on that purchases. I let Ankit ji handle, but I think on the face of it, मेरे हिसाब से तो ITC सिर्फ तभी ITC04 only comes into play अगर कुछ input tax credits हैं. Otherwise it doesn't come into play. Otherwise आपका जो movement है वो तो delivery plan के basis पे हो जाएगा. अंकित जी. मैं अनुज जी ऐड करूंगा कि सर देखिए ITC04 is to reconcile, because though you have not claimed the ITC, I agree, but ITC is one of the system in which you will say that your goods are lying with the job worker and you are claiming the ITC. As per the legal opinion, I have to check it out, but I will say to buy out the peace of mind to avoid litigation in future, I say you can file the ITC04. It is not an issue, but I will reply you, Ajay ji. I will take your email ID. I will reply you separately after checking the provisions. Right now, it is not on my tips to give you the answer with regard to your query. There is a registered person dealing in rice milling unit. I have approx 93% exempt supply, 7% taxable supply. Business is discontinued. It had old machinery purchased under VAT regime. Now the person want to sell the above plant. Whether it would be liable to levy and collect GST on the sale of machinery. Is there any rate concession in case of machinery used for producing exempt goods? Sanjeev ji, as per my opinion, you have to pay the GST on the rate according to your machinery HSN on the transaction value, since you have not claimed the ITC. But if you have claimed the ITC, then you have to do the calculation, which is we have already discussed with regard to 5% of the per quarter you will be able to utilize till you have done the basically till you have utilized with regard to 93%. Also is relevant to your query. As per my opinion, you have to pay the GST on the transaction value of the plant and machinery which you will sold to the party.
Anuj ji, you want to add नहीं anything? You please. fully agreed सर, बट जो एक कंसेशन है, लाइक अंकित जी राइटली पॉइंटेड, कि अगर आपने आईटीसी लिया था तो आपको पहले एक ट्रांजैक्शन वैल्यू और जो आपकी आईटीसी की रिवर्सल वैल्यू आती है 5% ऑफ क्वार्टर करके, उन्हें कंपेयर करके हायर पे टैक्स करना पड़ता। तो जो एक कंसेशन आपको मिला है वो ये है कि सर आपको डायरेक्ट अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू है तो आपको पे करना है, नहीं तो नहीं करना, एज कम्पेयर टू समवन जो टैक्सेबल कर रहा होता, उनको अगर आईटीसी लिया होता तो आईटीसी रिवर्सल के लिए एक अलग से कंप्लायंस रहता। बट येस, इफ यू हैव सोल्ड और कोई सेल वैल्यू है तो आपको सिंप्लिसिटर जो भी आपका जीएसटी रेट है उस पे जीएसटी पे करने, उसका कोई अलग से आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा सर। So I think all queries have been answered. It is purchase under VAT. Yeah, okay, Sanjeev ji, that is okay. It is under purchase under VAT regime. Sir, you must aware about the margin scheme notification. That is only for the used car vehicles. Yes. That is not for the other goods. So that is specifically for the cars, motor vehicle. So it is crystal clear, sir. You have to pay the GST on a transaction value. Or sir, if your value is less, so and you are not doing the business, so let's be discontinue with the GST registration. अगर बट आप प्लांट की बात कर रहे हैं पूरी सेल करने की, तो उस पे तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं ये कहूंगा अगर 40 लाख से कम की वैल्यू है तो आप ये कर सकते हैं कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कीजिए, और आप जब सरेंडर हो जाए आप उसके बाद अगर आपकी टर्नओवर ही नहीं है बिजनेस की, तो आप 40 लाख तक तो विदाउट चार्जिंग द जीएसटी कर सकते हैं। आप जीएसटी को चार्ज करे बिना सेल कर सकते हैं एज एन अनरजिस्टर्ड, सो यू कैन डू दैट। So you have to check it out with your basically working, sir. So I think Anuj ji, every queries has been answered, and as we keep this session for half an hour, but since today the participants are only 10, but it's nice to have a query session, and I think it is very good queries has been asked by every viewer. So let's Anuj ji, let's conclude today's session. ठीक है अंकित जी। We from team Casa side, I thanks everyone, especially Sumit ji for the organization of this GST dialogue webinar, and I request everyone to participate in huge numbers in the coming weeks to come on this GST dialogue, and I thanks everyone. Anuj ji, आपका बहुत धन्यवाद आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाने के लिए, एंड YouTube पे हमारी क्वेरीज के आंसर्स बहुत लोगों को हेल्प देंगे, एंड थैंक यू अनुज जी। थैंक यू अंकित जी, एंड थैंक यू सुमित जी फॉर दिस वेरी यूनिक एंड वंडरफुल इनिशिएटिव। इससे काफी सारी लर्निंग हमारी भी होती है, एंड आई एम श्योर इतना नॉलेज, जितना कहते हैं ना, जितना नॉलेज शेयर करते हैं उतना बढ़ता है। तो ये इसका बिल्कुल ट्रू एग्जांपल है। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मेंबर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड शेयरिंग देयर क्वेरीज, अंकित जी फॉर being a host, some wonderful host, and Sumit ji for all the wonderful initiative. Thank you.